चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या मेन एलिमेंट्स कौन से होते हैं? ठीक है, जिसके अंदर हमारा क्या होता है, जो वैलेंस शेल होती है वो इनकम्प्लीट होती है। ठीक है, ये हमें तुम्हें पता ही है, वो किसमें होती है, बस एस और पी ब्लॉक को। तो इनडायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूँ, इनर्ट गैसेस को छोड़ के सारे एस पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम नॉर्मल, मेन या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद टिपिकल एलिमेंट्स होते हैं। टिपिकल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जो थर्ड पीरियड को बिलोंग करते हैं, वो टिपिकल एलिमेंट्स है। ठीक है, अब तुम्हारे माइंड में आ रहा टिपिकल से तुम्हारे माइंड में क्या आता है? टिपिकल मतलब होता है जो टिपिकल लोग है, मतलब बिल्कुल अपने अपने जो जाति है उसके लिए होते हैं। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हो गया, टिपिकल एलिमेंट्स मतलब क्या हो गया, जो बिल्कुल टिपिकल लोग होते हैं ना वैसे टाइप के। मतलब कि अगर वो थर्ड पीरियड के है ना, तो सारी प्रॉपर्टी, मतलब कि अगर वो थर्ड ग्रुप के है या फिफ्थ ग्रुप के है, तो उसी की जैसी प्रॉपर्टी दिखाएंगे। ठीक है, बिल्कुल मतलब कि कट्टर वो लगा लो, कट्टर अपने ग्रुप के वो है। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है, टिपिकल एलिमेंट्स हमारे जो थर्ड पीरियड वाले होते हैं ना वो होते हैं। सेकंड पीरियड वाले क्या थोड़ा बहुत धोखा कर जाते हैं, क्योंकि वो डायगोनल रिलेशनशिप हो जाती है। ठीक है, तो सेकंड पीरियड वाले तो लगभग अपने बिरादरी के साथ देते ही नहीं है। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, तुम्हारा एक क्वेश्चन भी था जो याद करो, जिसमें जो मैंने डीपीपी दी थी, उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक लिख रखा था। फॉस्फोरस किसके जैसा दिखता है केमिकल प्रॉपर्टीज में, तो आंसर हमने ये दिया था। क्यों? क्योंकि जो नाइट्रोजन होता है ना, सबके जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं वो अपने जाति के साथ ही नहीं होते। समझ रहे हो, मतलब कि वो थोड़ा बहुत अलग बिहेव करते हैं। ठीक है, वो अलग बिहेव क्यों करते हैं, उसके रीजन ये होते हैं कुछ। ठीक है, उनका बहुत स्मॉल साइज होता है। ठीक है, उनके बाद डी ऑर्बिटल नहीं होता, तुम्हें पता है, टू सेकंड पीरियड के बाद डी ऑर्बिटल नहीं होता। ठीक है, और उनकी हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है, ये भी मैं टर्म तुम्हें समझाऊंगा, बस अभी समझ लो कि उन्हें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, तो उसके बाद ब्रिज एलिमेंट्स कौन से होते हैं? ठीक है, जो सेकंड ग्रुप वाले होते हैं, मेंडलीव के हिसाब से वो ग्रुप है, वो हमारे ब्रिज एलिमेंट्स थे। कौन से? सोडियम और मैग्नीशियम। ठीक है, बाकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से हमारे कौन से होते हैं? लिथियम, बेरिलियम और बोरोन। ठीक है, वो ब्रिज एलिमेंट्स है। सिंपल डेफिनेशन है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। उसके बाद हमारा डायगोनल रिलेशनशिप था। बेटा टिपिकल कुछ भी नहीं है, टिपिकल मतलब है कि जो बिल्कुल अपने जैसे, लगा लो कि पूरा उनके अंदर देश प्रेम बसा पड़ा है। ठीक है, मतलब कि बहुत अपना पेट्रोटिज्म उनके अंदर है। ठीक है, तो उस वो क्या करते हैं, वो बस जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ थर्ड पीरियड है। थर्ड पीरियड मतलब मान लो मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी ग्रुप की बात कर रहा हूँ। ठीक है, देखो एग्जाम्पल के तौर पर दिखाता हूँ। देखो, मान लो मैं बात कर रहा हूँ नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली की जो जनरल प्रॉपर्टीज होती है, वो जो थर्ड पीरियड वाले हैं ना, वो बिल्कुल अच्छे से फॉलो करते हैं। सेकंड पीरियड ये वाले, सेकंड पीरियड वाले नहीं करते अच्छे से। ठीक है, क्यों नहीं करते भाई? क्योंकि उनकी इनके तीन रीजन होते हैं। ठीक है, जो सेकंड पीरियड वाले होते हैं ना, वो अपने ग्रुप को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। मतलब कि वो थोड़े से ना बहके हुए होते हैं और दूसरे ग्रुप की तरह भी एक्ट करना चाहते हैं, मतलब कि दो गुलू है। ठीक है, ये वाले सेकंड जो ये पीरियड वाले हैं। ठीक है, उसका रीजन क्या होता है? रीजन होता है एक तो उनका बहुत स्मॉल साइज है। ठीक है, एक तो उनका डी ऑर्बिटल नहीं होता उनमें। ठीक है, और उनकी हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, टिपिकल एलिमेंट सारे थर्ड पीरियड वाले। तुम्हें बस इतना ध्यान रखना, टिपिकल एलिमेंट थर्ड पीरियड वाले। ब्रिज एलिमेंट्स होते हैं सेकंड ग्रुप वाले, मेंडलीव के हिसाब से। ठीक है, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से हमारे ये तीन है, बस तुम्हें ये ध्यान रखना है, कुछ भी नहीं है, बस तुम्हें पता होना चाहिए बस। उसके बाद डायगोनल रिलेशनशिप तुमने 9th 10th में पढ़ रखे हैं। वो क्या होता है कि जो एक ऊपर वाले है ना, वही बात आ गई। ये वाले जो है ना, ये ऊपर वाले, ये अपने से ज्यादा पड़ोसी वाले के दूसरे पे नजर रखते हैं। मतलब क्या हो गया, जैसे ये लगा लो कि अगर मैं बात करूंगा बेरिलियम। ठीक है, जो बेरिलियम है वो अपने से ज्यादा दूसरे पर ध्यान देगा। ठीक है, मतलब क्या हो गया, डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब क्या होगा, लिथियम की ज्यादातर प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम की तरह होंगी। ठीक है, बेरिलियम की ज्यादा एल्यूमिनियम की तरह होगी, बोरोन की ज्यादा सिलिकॉन की तरह होंगी। हाँ बेटा, बस नाम है, तुम इतना, मैं बस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ज्यादा वो नहीं करना। ठीक है, बस तुम्हें बस ये ध्यान रखना कि उनका मतलब क्या है, बस तुम्हें ज्यादा डिटेल में जाना। बेटा, दे कांट एक्सपेंड देयर ऑक्टेट का मतलब है वो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख पाते अपने पास, क्योंकि उन पे डी ऑर्बिटल नहीं है। अभी हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। ठीक है, बस अभी तुम इतना याद रखो कि टिपिकल एलिमेंट्स कौन से, थर्ड पीरियड वाले। ये एलिमेंट्स कौन से हैं, एस और पी ब्लॉक वाले। ब्रिज एलिमेंट्स कौन से हैं, ये वाले। और डायगोनल रिलेशनशिप क्या होती है, कौन शो करता है, ये वाले। बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, रीजन क्या है, चार्ज बाय साइज का रेशियो। ठीक है, आयनिक पोटेंशियल कुछ भी नहीं है, चार्ज बाय साइज का रेशियो है। ठीक है, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर 92 से ऊपर होता है। ठीक है, ट्रांस फर्मी एलिमेंट्स कौन से, जिनका जेड 100 से ऊपर होता है। ठीक है, तो बस कुछ भी नहीं, एफ आर नहीं होगा, या एफ एम आएगा। ठीक है, इसका सिंबल ये होता है। इतना डिटेल में मत जाओ, इसमें कुछ भी नहीं है, बस तुम्हें याद रखना है। सिंपल क्वेश्चन तुम देख चुके डीपीपी में कैसे आते हैं इस पे, कि बताओ इनमें टिपिकल एलिमेंट कौन सा है, इनमें ब्रिज एलिमेंट कौन सा है, बस इतने क्वेश्चन आते हैं इस पे। ठीक है, बढ़े आगे।
देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, एक बार चुप हो जाओ सारे, दोबारा सुन लो एक बार, ठीक है। कुछ भी नहीं है, तुम इसको इतना हुआ बना रहे हो, इस पे इतना फोकस कर रहे हो जिसमें कुछ भी नहीं है। नॉर्मल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, बस मेरी बात पर ध्यान दो। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम नॉर्मल, रिप्रेजेंटेटिव या मेन एलिमेंट बोलते हैं, एक्सेप्ट नोबल गैस, ठीक है। मतलब ग्रुप 18 को नहीं बोलेंगे, ग्रुप 1, 2 और 13 से लेके 17 वालों को हम नॉर्मल बोलेंगे, उनका नाम है, उनकी बिरादरी का नाम है। अब तुम्हारा सरनेम क्या होता है, कुछ भी होता है, खुराना हो गया, ठीक है, बत्रा हो गया, वो तुम्हारी रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब वो तुम्हारा नाम है, ठीक है, बिरादरी का। तो बस वही है, एस और पी ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं, मेन या रिप्रेजेंटेटिव या एलिमेंट्स, कुछ भी नहीं है। टिपिकल एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स है वो टिपिकल एलिमेंट्स है, ठीक है। क्यों टिपिकल एलिमेंट्स है, क्योंकि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप को अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। होता है ना कि मान लो तुम्हें अपनी क्लास को रिप्रेजेंट करना है, तो कौन सा बच्चा अपनी क्लास को सबसे अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करता है, तो वही तुम्हारी क्लास का टिपिकल स्टूडेंट हो गया, मतलब कि वो तुम्हारी क्लास को अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो वैसे ही पीरियोडिक टेबल में अगर मैं एक ग्रुप की बात करूंगा, उसमें जो थर्ड पीरियड होता है वो सबसे बढ़िया रिप्रेजेंटेटिव होता है एज अ टिपिकल एलिमेंट, क्योंकि वो अपनी जो पीरियड अपना जो वो है ग्रुप, उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाता है, ठीक है। समझ गए टिपिकल एलिमेंट्स। अब बात आती है कि सेकंड पीरियड वालों में क्या कमी थी कि वो टिपिकल एलिमेंट्स की तरह नहीं लिए गए, हमने थर्ड को ही क्यों लिया। इसका रीजन ये है क्योंकि उनका क्या स्मॉल साइज है, उनके पास डी ऑर्बिटल भी नहीं होता, और उनकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है, ठीक है। ये तीनों टर्म्स हमें आगे अच्छे से समझेंगे, ठीक है। उनके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, तुम्हें भी पता है, सेकंड ऑर्बिटल, सेकंड शेल में हमारा डी ऑर्बिटल नहीं होता, ठीक है। हाई आयनाइजेशन एनर्जी है क्योंकि साइज छोटा है, अगर छोटा साइज है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, इसलिए हाई आयनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है। तो इन रीजंस की वजह से, मतलब होता है ना कुछ कमियां हैं इनमें, तभी हम सेकंड पीरियड वालों को टिपिकल एलिमेंट्स नहीं बोलते। बेटा ये डी ऑर्बिटल नहीं है तो उसकी वजह से क्या होता है, वो सारी प्रॉपर्टीज शो नहीं कर पा रहे, वो हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, ठीक है। वो अपना एक्सपैंड नहीं कर पा रहे ऑक्टेट, इतना तो तुम्हें पता ना, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं सबके पास, ठीक है। हम जनरली हम क्या बोलते हैं, 8 एलिमेंट। अब एक बात बताओ, तुम्हें ये चीज तो पता ही होगी, NCl3 बनता है, ठीक है, लेकिन PCl3 बनता है, लेकिन NCl5 नहीं बनता, PCl5 बनता है। रीजन क्या होता है, क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल होते हैं। तो ये देखो, बाकी सारे ये एलिमेंट्स बनाएंगे, लेकिन जो नाइट्रोजन वाला है वो कभी भी ये एलिमेंट नहीं बनाता, क्योंकि उस पर जगह ही नहीं है बनाने की, क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है। वो भी हम आगे पढ़ेंगे, बस मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूँ कि अपने आप बिरादरी को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे, जो सब आगे वाले नीचे वाले शो करेंगे वो ये नहीं करते, ठीक है। तो ये मेरा हो गया टिपिकल एलिमेंट्स, ठीक है। उसके बाद मेरे क्या आते हैं, ब्रिज एलिमेंट्स, ठीक है। ब्रिज एलिमेंट्स क्या है, ब्रिज एलिमेंट्स का मतलब है एक जो ब्रिज की तरह एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ब्रिज मतलब क्या हो गया, मान लो ये मैं हूं, ठीक है, मैं इनकी भी हेल्प कर रहा हूं, इनकी भी हेल्प कर रहा हूं, मतलब कि मैं जो इनके साथ भी बना के रख रहा हूं, इनके साथ भी बना के रख रहा हूं, तो ये मेरा क्या हो गया, ब्रिज एलिमेंट हो गया। इसमें समझने वाला क्या था, अब ब्रिज एलिमेंट कौन से है, जो हमारे सेकंड पीरियड वाले हैं मेंडलीव के हिसाब से। अगर मैं बोलूंगा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में हमारे ब्रिज एलिमेंट कौन से हैं, वो मेरा क्या हो जाता है, सेकंड पीरियड वाले, ठीक है। लेकिन जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके हिसाब से कौन से हैं, लिथियम, बेरिलियम और बोरोन, ठीक है, उनको हम ब्रिज एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये ब्रिज एलिमेंट हो गए। उसके बाद आता है डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप क्या है कि जो हमारे ऊपर वाले ना सेकंड पीरियड वाले, वो मैंने तुम्हें बता ही दिया, अपनी दुनिया से अलग चलते हैं, तो वो दूसरे का थर्ड पीरियड वाले से अपनी उनकी प्रॉपर्टीज मिलती है, ठीक है। तो इसलिए हम इनको डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं, ठीक है। तुमने आज बहुत टाइम वेस्ट करवा दिया, मुझे लगा था तो सिंपल चीज है, तुम समझ जाओगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, उसका रीजन क्या है डायगोनल रिलेशनशिप का, ये है कि चार्ज बाय साइज रेशियो वो क्या होता है, उसको हम इसका रीजन है कि इनका क्या साइज, चार्ज बाय साइज रेशियो सेम होता है, मतलब लिथियम और मैग्नीशियम का चार्ज बाय साइज रेशियो लगभग सेम है, इसी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होती है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, तो जेड से 92 से ऊपर वाले हैं, ठीक है। ट्रांस फर्मियम एलिमेंट्स कौन थे, तो जेड से 100 से ऊपर वाले, जेड वाले, ठीक है। तो ध्यान रखना, यूरेनियम के बाद सारे सिंथेटिक है, सिंथेटिक मतलब जो लैब्स में बने हुए हैं, ठीक है, वो नेचुरल नहीं होते, वो लगभग सारे रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है, मतलब 92 के बाद वाले। वीडियो क्या हो रही है, वीडियो ब्रेक हो रही है, वॉइस ब्रेक हो रही है, बता दो भाई, सबको ऐसा लग रहा है क्या, बेटा आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है जिसको ऐसा लग रहा है, 100 में से एक बच्चे को ऐसा लग रहा है, ठीक है। रेडियो एक्टिव का मतलब होता है बेटा जो रेडिएशंस को एमिट करता है, जो हमारे लिए हार्मफुल होती है, अल्फा बीटा गामा रेस को, ठीक है। आगे बढ़े हो, बढ़े आगे, बता दो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आज तुमने मेरे 20 मिनट वेस्ट कर दिए,
तो इसका मैं बदला लूंगा तुमसे किसी दिन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, अगली हमारी जो सबसे पहली प्रॉपर्टी बेटा, फर्मियम हमारा क्या है, एलिमेंट का नाम है आर्यन, फर्मियम एलिमेंट का नाम है। पीरियोडिक टेबल देखो, नेचुरली नहीं है बेटा, 92 के बाद वाले लगभग सारे सिंथेटिक है, लगभग। ठीक है, तो अब हम अगली क्या स्टार्ट करने वाले हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो हेडिंग डालो, हमारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज अब स्टार्ट हुई है। अभी तक तो हमने पीरियोडिक टेबल को सीखा है। ठीक है, जो अगर हमने अब उसको अच्छे से सीख लिया ना, अब आगे तुम्हें कुछ दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए हमने 5 6 7 लेक्चर लिए इस चीज को समझने के लिए। ठीक है, ताकि हम आगे अच्छे से सीख पाए। हाँ बेटा, एफएम लिखते हैं, आर्यन एफएम लिखते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ध्यान रखना, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को हम दो तरीके से बांट सकते हैं, एक तो एटॉमिक प्रॉपर्टीज हो गई और एक मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, एटॉमिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, जो कि हम एक एटम की हेल्प से निकालते हैं, मतलब कि हम एक एटम के लिए डिफाइन होती है वो। ठीक है, मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज क्या होती है, जो हम एक एटम से डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब क्या हो गया, एग्जाम्पल क्या है एटॉमिक प्रॉपर्टीज का, जेड इफेक्टिव, अभी मैं समझाऊंगा, ये सारी टर्म्स अभी पढ़ेंगे। जेड इफेक्टिव, ये आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन, ये आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है, लिख लिया जो लिख रहे हैं। फिर ये ना बोलना सर ये आई ई क्या है, ये मैं आयनाइजेशन एंथैल्पी है। ठीक है, मैं तुम्हें बता चुका हूँ, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है बेटा, ये मेरा है आयनाइजेशन एनर्जी। एनर्जी बोलो या एंथैल्पी बोलो, एक ही बात है। ठीक है, अभी तुम एक ही मान सकते हो, एंथैल्पी तुम एनर्जी मान के चल लो। ठीक है, एंथैल्पी और एनर्जी अभी एक मान लो। ये मेरा क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार। हाँ बेटा, नोट्स और बार ही भेज देता हूँ। ठीक है, ईएन क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, उसके बाद बात आती है मोलिकुलर प्रॉपर्टीज कौन सी होती है, मेल्टिंग पॉइंट। एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें कहूं कि मुझे सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट निकालना है, ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट निकालना है, तो क्या तुम एक एटम को लोगे मेल्टिंग पॉइंट निकालने के लिए? तुम हमेशा एक सैंपल लेते हो, पता है ना, सैंपल लेते हैं। तो हमेशा ये प्रॉपर्टीज जो हम बिल्कुल एक सैंपल के लिए लेते हैं, ठीक है, वो हमारी क्या होती है, मोलिकुलर प्रॉपर्टीज। तो उसका एग्जांपल क्या, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, रेडियस हम कभी एक का नहीं निकालते। ठीक है, हम हमेशा एवरेज निकालते हैं। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डेंसिटी हो गया। ठीक है, ये हमारी क्या, मोलिकुलर प्रॉपर्टीज। ठीक है, उसके बाद क्या बात आती है, उसके बाद सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी आती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव, जो भी मैंने यहां लिखवाई थी। सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है जेड इफेक्टिव। बहुत मजेदार है, अभी मजा आएगा। आज मैं तुम्हारे साथ सलमान खान को मिलने चलूंगा। ठीक है बेटा, अभी समझ आ जाएगा राधिका, एटॉमिक रेडियस कैसे मोलिकुलर प्रॉपर्टी है, अभी समझ आ जाएगा। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे ना प्रॉपर्टी, तो वहां समझा दूंगा तुम। ठीक है, देखो। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बेटा कोई बात नहीं, हम उससे मिल लेंगे, राजकुमार राव से। ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज मेरा क्या होता है, सबसे पहले हेडिंग डालो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, जेड इफेक्टिव। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेटेड क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कॉम्प्लिकेटेड क्या है इसमें टर्म, जेड इफेक्टिव से लिखते हैं इसको, जेड और नीचे ई डबल एफ। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। न्यूक्लियर चार्ज क्या है, जो मेरा न्यूक्लियस है, ठीक है, उसका कितना चार्ज है, वही हमारा न्यूक्लियर चार्ज होता है। ठीक है, तो वही हमारा न्यूक्लियर चार्ज होता है। और न्यूक्लियस का चार्ज हम कैसे निकालते हैं, कि उसका एटॉमिक नंबर कितना है, ठीक है, और एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना है, तो मेरा क्या हो जाता है, न्यूक्लियर चार्ज। तो जेड इंटू ई हो गया। ठीक है, समझ रहे हो ना न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। पहले तुम्हें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज समझने से पहले न्यूक्लियर चार्ज पता होना चाहिए। ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज ये होता है। अब बात आती है, देखो, अब देखो। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है, ध्यान दो इधर, मेरी बात सुनो सब। ठीक है, तो ध्यान दो इधर, सबसे पहली बात क्या आती है, कि मेरा न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो मेरा न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, कि अगर मुझे न्यूक्लियस का चार्ज निकालना है, ठीक है, अगर मुझे न्यूक्लियस का चार्ज निकालना है, वो किसके इक्वल होता है, वो मेरा होता है जेड इंटू ई। ये तो अभी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अगर न्यूक्लियस का चार्ज कितना होगा, उसमें कितने प्रोटॉन्स है, वो जेड से होता है। ठीक है, और जो ई है मेरा, वो क्या है, मेरा चार्ज ऑन वन प्रोटोन हो गया। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, अगर मैं सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करूं,
फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम या स्पीशीज। ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का तुम्हें पता है शगुन बेटा, जब मेरे को पीछे से मिलेंगे तो ही भेजूंगा ना। ठीक है, तो मेरा क्या होगा फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ठीक है, अगर मैं बात करूं, देखो अगर मैं सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की बात कर रहा हूं तो मेरा देखो यहां पर ये मेरा न्यूक्लियस है, ये बीच में मेरा न्यूक्लियस है। ठीक है, और ये मेरा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये आराम से घूम रहा है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, और अगर हाइड्रोजन की बात करूंगा तो उसके अंदर जेड क्या होता है, मेरा 1 होता है। ठीक है, अगर मैं हाइड्रोजन के बाद हीलियम की बात करूंगा, ठीक है, तो जेड इज इक्वल टू 2 होता है। हाँ बेटा साथ साथ नोट कर लो। ठीक है, और जेड इज इक्वल टू 3 होता है। ठीक है, और देखो जैसे जैसे मैं जेड बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, मैं इसके अंदर प्रोटॉन बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं प्रोटॉन बढ़ा रहा हूं इधर, तो यहां पर मेरा क्या हो रहा है, न्यूक्लियस के जो मेरा इलेक्ट्रॉन तो एक ही है इसके अंदर। ठीक है, हाँ बेटा जो तुम्हें लगता है कर लिया करो। ठीक है, तो मेरा क्या हो रहा है, ये वाले इलेक्ट्रॉन पर मेरा जो न्यूक्लियस है वो डायरेक्ट यहां पर अपना अट्रैक्शन शो कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इस केस में मेरा क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस फुल न्यूक्लियर चार्ज। फुल न्यूक्लियर चार्ज मतलब क्या हो गया, यहां पर मेरे इलेक्ट्रॉन को जितने अंदर प्रोटॉन होंगे उतना का उतना चार्ज मिल रहा है। ठीक है, ये हम सीख चुके हैं, हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में सारा सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, यहाँ कोई भी धक्का मुक्की नहीं होगी, एक इलेक्ट्रॉन है उसको पूरा प्यार मिलेगा न्यूक्लियस से, जितने उसमें प्रोटॉन होंगे उतना इसको प्यार मिलेगा। अभी बताऊंगा बेटा। ई बेटा चार्ज है, चार्ज, ई मतलब चार्ज, चार्ज ऑफ प्रोटॉन बोल लो या इलेक्ट्रॉन बोल लो। ठीक है, लेकिन अब बात आती है फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की जब हम बात करते हैं, ट्विस्ट तो यहां पर आता है। यहां पर कैसा ट्विस्ट आता है, बहुत तगड़ा ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट कैसा है, देखो बीच में मेरे क्या, यहाँ न्यूक्लियस बैठा है। ठीक है, सेंटर में न्यूक्लियस मजे से बैठे। ठीक है, और मेरे यहां पर मेरे बाहर वाले में क्या है, मल्टी इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होगा, एक से ज्यादा। तो यहां पर मेरा क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मैं उसको एक्स से दिखा रहा हूं। ठीक है, उसके यहां पर मेरा क्या है, एक और इलेक्ट्रॉन भी है। ठीक है, उसके पास मान लो मेरा एक और इलेक्ट्रॉन भी है। ठीक है, बाकी फर्स्ट शेल में हमारे 2 ही आते हैं। ठीक है, तो तुम 2 ही मान लो। ठीक है, इसको ना मानना, बस ये 2 है। ठीक है, उसके बाद अगली शेल में आ जाओ। ठीक है, तो होता क्या है, देखो यहाँ पर मेरे 2 इलेक्ट्रॉन है, आराम से बोलता हूँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर मेरे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उसके बाद क्या है मेरा, ठीक है, उसके बाद देखो मान लो मेरे बाहर वाले, मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मान लो ये मेरा बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, बाहर वाली शेल में। ठीक है, तो होता क्या है, इस ये जो मेरा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन है जो मेरा, वो क्या कर रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन मेरा क्या कर रहा है, फीज अट्रैक्शन विद द न्यूक्लियस, मतलब उसको न्यूक्लियस से अट्रैक्शन तो मिल ही रहा है। मतलब क्या हो गया, उसको न्यूक्लियस से क्या मिल रहा है, अट्रैक्शन मिल रहा है। ठीक है बेटा, अभी अभी तो वैसे मिल रहा है। ठीक है, और इसको और क्या मिल रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को और क्या मिल रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को क्या मिल रहा है, रिपल्शन भी मिल रहा है। रिपल्शन क्या हो गया, रिपल्शन फ्रॉम द इनर इलेक्ट्रॉन्स। मतलब क्या हो गया, यहां पर क्या हो गया मेरा, पहले वाले केस में तो मेरा क्या था, एक इलेक्ट्रॉन था, पूरा वो मजे से न्यूक्लियस से प्यार ले रहा था, आराम से रह रहा था। इस केस में मेरा क्या हो गया, यहाँ पर ये जो मेरा न्यूक्लियस, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है जो, उसको क्या मिल रहा है, यहां से देखो ये मेरा न्यूक्लियस है, यहाँ पर ये चाहता था कि इसको पूरा अट्रैक्शन दे। ठीक है, लेकिन होता क्या है, जो बाहर ये जो न्यूक्लियस है ना, ये इलेक्ट्रॉन जो अंदर वाले हैं, ठीक है, अंदर वाले क्या कहते हैं, भाई हम तो जाने नहीं देंगे, भाई हम आगे बैठे तो ज्यादा प्यार हमें ही मिलना चाहिए। तो वो क्या करते हैं कि यहाँ पर उसको पूरा का पूरा जेड नहीं मिल पाता। ठीक है, तो खुद बताओ, यहाँ पर जितना मिलना चाहिए था उसको, ठीक है, तो वो उससे कितना कम मिलता है, उसको मिलना जेड चाहिए था, लेकिन जेड से कुछ कम मिलता है। ठीक है, उसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव। समझ रहे हो, जेड इफेक्टिव क्या है मेरा, कि जो एक्चुअल चार्ज था, जो मिलना चाहिए था, ठीक है, जो वो हकदार था, उससे कितना कम हो गया, कुछ कम हो गया, वो भी हम निकालना सीखेंगे कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव। बेटा कितना कम अभी हम सीखेंगे बेटा, क्योंकि जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है ना, एक बात बताओ क्यों कम हो गया, आइए देखते हैं। ठीक है, मान लो, सुनो, अब तुम न्यूक्लियस वगैरह भूल जाओ। ठीक है, भूल जाओ सब। मान लो यहाँ मेरा ये सेलिब्रिटी है। ठीक है, ये मेरा सेलिब्रिटी है। ठीक है, मान लो कोई भी मान लो जो तुम्हारा फेवरेट है। ठीक है, हीरोइन, एक्टर, एक्ट्रेस, जो भी मानना है।
ठीक है, तो मेरा क्या होता है, ये मेरा एक्टर है, ठीक है, कोई आया हुआ है, तुम्हारे कॉलेज में आ रखा है, स्कूल में आ रखा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, फिर मेरे यहाँ पर भीड़ लगी है, मान लो इसने एक्टर ने आना था 7:30 पे, ठीक है, 7:30 पे आना था, तुमने सोचा कि भाई अभी तो 7:30 पे बोल रहा है, लेट ही आता है वो, तो तुम कब गए, 7:45 पे गए, ठीक है, एक्टर से मिलने, ठीक है, 7:30 पे उसने आना था, तुम्हें लगा भाई वो तो लेट ही आता है, मैं 7:45 पे जाऊंगा अपना पेट पूजा करके, ठीक है, लेकिन वो बाय चांस 7:30 पर ही आ गया, ठीक है, और जब तुम पहुंचे तो इस ये सेलिब्रिटी है, उस सेलिब्रिटी के बाहर इतनी भीड़ लगी हुई है, ठीक है, इतनी भीड़ लगी हुई है, और अब तुम कहां खड़े हो, वो पिछली लाइन में उसके, ठीक है, तुम क्या चाहते हो कि मुझे सेलिब्रिटी देख पाए, ठीक है, मैं तुम्हारा आई कांटेक्ट हो पाए, आई कांटेक्ट मतलब कि तुम अट्रैक्शन उससे चाहते हो कि वो तुम्हें देखे, लेकिन जो अंदर वाली भीड़ है वो क्या कहेगी, भाई बाहर रह, तुम अगर अंदर जाने की कोशिश करोगे ना, धक्का मारेगी, लात मारेगी और तुम्हें वापस भेज देगी, तो मतलब क्या हो गया, ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मतलब की भीड़ है जो अंदर वाली, वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कहती है, भाई हम अंदर बैठे, हम तुझे अंदर नहीं आने देंगे, हम नहीं चाहते कि तुझे अट्रैक्शन मिले, तू बाहर ही रहे, ठीक है, हम अंदर है, हमें ज्यादा अट्रैक्शन मिलनी चाहिए, तो होता क्या है, जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है उनका जो थोड़ा सा अट्रैक्शन होता है वो कम हो जाता है, ठीक है, मिलता तो है, ऐसा नहीं है, तुम ये नहीं है कि सलमान खान को या जो भी सेलिब्रिटी है देख नहीं पाओगे, ठीक है, देख पाओगे लेकिन उतने बढ़िया तरीके से नहीं देख पाओगे, ठीक है, और वो भी तुम्हें शायद देख नहीं पाएगा, ठीक है, इतना बात समझ गए, तो तुम उसको इससे रिलेट कर सकते हो, अब समझ आ गई क्यों रिपल्शन हो रही है, रिलेट कर पा रहे हो अपने आप से, ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट, तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है मेरा, जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स है ना वो इसको रिपेल करते हैं, रिपेल मतलब क्या हो गया कि उसको धक्का मारते, भाई तू पीछे जा, भाई मैं तुझे आने भी नहीं दूंगा, ठीक है, तू मतलब तेरे को मैं देखने ही नहीं दूंगा, पता चले वो तेरे को देख के तेरे पास आ जाए, भाई मैं तो बाहर अंत मतलब बिल्कुल शील्ड कर दूंगा और तेरे तक उसको नजरें भी नहीं मिलाने दूंगा, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, तो अब इस बात को लिख लेना, ठीक है, तो मैं शील्डिंग इफेक्ट को क्या बोल सकता हूं, देखो Z क्यों आया, बेटा Z हमारा चार्ज को रिप्रेजेंट करता है ना, न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, ठीक है, तो अब इस चीज को लिख लो, तो मैं शील्डिंग इफेक्ट को क्या बोल सकता हूं, रिपल्शन क्रिएटेड बाय द इनर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इनर इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये नहीं है, देखो इधर ध्यान देना, एक छोटी सी बात और समझ लो, यहां पर मान लो एक और इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसी के साथ ऐसा नहीं है कि बस ये अंदर वाले इसको रोकेंगे, जो साथ वाला इलेक्ट्रॉन है ना उसी शेल में, ठीक है, वो भी रोकेगा, तुम खुद बताओ, अगर तुम दो बंदे दोस्त दोस्त गए हो, ठीक है, तुम अंदर घुसना चाहते हो, तो ये भी चाहेगा कि तू ना घुस पाए, मैं घुस जाऊं, ठीक है, तो उसके पड़ोसी वाले इलेक्ट्रॉन भी होगा ना, वो भी उसको रिपेल करते हैं, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, कि ऐसा नहीं है कि इनर इलेक्ट्रॉन का मतलब बस अंदर वाले हैं, उसके जो पड़ोसी होंगे ना, जो पड़ोसी भी होंगे वो भी उसको रिपेल करते हैं, ठीक है, तो लिख लो रिपल्शन क्रिएटेड बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, उसको हम ऑल अदर इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे वैसे देखा जाए तो, ठीक है, जनरली हम इनर बोलते हैं, लेकिन तुम समझ गए कि हम बाकी सब इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, और क्या बोल सकता हूं, द टेंडेंसी ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स टू प्रोटेक्ट द आउटर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, मतलब भाई उसको अट्रैक्शन मिलना ही नहीं चाहिए, ठीक है, मतलब कि जेलस हो रहे हैं वो सारे, ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, या स्क्रीन इफेक्ट, समझ गए, ठीक है, एक और बात का ध्यान रखना, या आगे चलो मैं आगे बताता हूँ वो बात, ठीक है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, एक और बात का ध्यान रखना, एक और बात बता दूं, धीरे धीरे आज हम बहुत बात सीखेंगे, बेटा नोट जल्दी जल्दी करो, इतना टाइम नहीं, ठीक है, बेटा मैं नोट्स भेज दूंगा, थोड़ा टाइम कम लो, ठीक है, नोट करने में, नोट करने में ज्यादा टाइम ना लो, एक और बात नई बात समझा देता हूं तुम्हें आज, लो एक और ज्ञान ले लो, ये जो मेरा एक और मान लो एक और बाहर वाली शेल है, ठीक है, ये बाहर वाली शेल है, ठीक है, मान लो यहां पर भी अब बंदे खड़े हैं, ठीक है, एक बात बताओ, इस इलेक्ट्रॉन को जो अंदर वाली शेल में है, उस इलेक्ट्रॉन को ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, मतलब उनको कोई फर्क पड़ेगा, अंदर वाला इलेक्ट्रॉन जो होगा उसको तो कोई इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, कहेगा भाई मैं तेरे से रिपेल क्यों हूं, जेलस तो तुझे होना चाहिए मेरे से, मतलब क्या हो गया, अंदर वाले को बस उसके अंदर वाले शील्ड करेंगे, बाहर वाले कोई शील्ड नहीं करता, बाहर वाला तो भाई बाहर बैठे उसे तो बल्कि तुम शील्ड कर रहे हो, समझ रहे हो, मतलब क्या हो गया, जो अंदर होगा ना वो बाहर वाले को शील्ड करता है, ठीक है, समझ गए, चलो आगे बढ़ते हैं, इतना लिख लिया,
ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। बेटा जिसने नहीं लिखा कोई बात नहीं, मैं नोट्स भेज दूंगा या स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, हमें क्योंकि आगे आगे का भी करना है। अगली टर्म क्या आती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सीख गए हैं क्या होता है। हाँ बेटा अंदर आना है, लेकिन वो अंदर वाले को तो देखो बेटा, बाहर वाले को भी अंदर आना है, लेकिन यहां पर इसको शील्ड कौन कर रहा है, ये कर रहा है। ये वाले को ये शील्ड नहीं कर रहा। मतलब क्या हो गया, अगर तुम्हारा कोई दोस्त पिछली लाइन में खड़ा है तो वो तुम्हें कोई मतलब नुकसान नहीं कर रहा इसके साथ अट्रैक्शन में, वो तो बाहर खड़ा है। ठीक है, मतलब क्या हो गया, अगर मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट शेल, ठीक है, सेकंड शेल, थर्ड शेल, तो सेकंड शेल को फर्स्ट शेल वाले शील्ड करेंगे, थर्ड वाले से कोई फर्क नहीं है, लेकिन थर्ड वाले को ये दोनों शील्ड करेंगे। बेटा अभी हम बात करेंगे, ठीक है, सब शेल ऑर्बिटल्स की बात करेंगे, अभी तो मैं शेल्स की टर्म में बता रहा हूं। ठीक है, तो अब आगे देखो बेटा, जो थोड़ा स्लो लिख रहे हैं कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, मैं नोट्स भेजूंगा तब लिख लेना। ठीक है, अगला क्या है, अब हम समझिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन। अब डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन क्या है मेरा, जो सा हमारा इलेक्ट्रॉन पर हम पूछ रहे हैं, समझ रहे हो। डिफरेंशिएटिंग मतलब क्या हो गया, जिस इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, या टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन होता है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, हम जिस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मान लो, ठीक है, मान लो बेटा लास्ट इलेक्ट्रॉन हम बोल सकते हैं, लेकिन टेस्ट इलेक्ट्रॉन बोलेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, क्यों, देखो अगर मैं मान लो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर निकाल रहा हूँ जेड इफेक्टिव, तो इसका मतलब क्या हो गया, टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन मेरा ये हो गया। चाहे मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये था, लेकिन टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन ये है। ठीक है, मैं तो जेड इफेक्टिव की बात कर रहा हूँ, और मैं तो जेड इफेक्टिव निकालना सिखा दिया। अब उसकी बाद डेफिनेशन लिखनी है, वो क्या है, एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या इसको टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन बोल लो। ठीक है, टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब जोन से इलेक्ट्रॉन पे हम टेस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं जेड इफेक्टिव क्या बोल सकता हूं, जो टोटल न्यूक्लियर चार्ज था माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट क्रिएटेड बाय अदर इलेक्ट्रॉन्स। समझ रहे हो, मतलब कि एक्चुअल में इतना होना चाहिए था जेड के बराबर, लेकिन उसमें से कितना कम हो गया, जितने हमारे उसके अंदर स्क्रीनिंग की उन्होंने अंदर वाले लोगों ने। ठीक है, तो ये मेरा टोटल न्यूक्लियर चार्ज को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो गया मेरा, सिग्मा। ठीक है, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर जेड क्या मेरा एटॉमिक नंबर, सिग्मा क्या है, शील्डिंग क्रिएटेड बाय अदर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो शील्डिंग क्रिएटेड बाय अदर इलेक्ट्रॉन्स यहां तक है, ये अलग चीज है, बस यहीं तक करना। ठीक है, बाय अदर इलेक्ट्रॉन्स। हाँ बेटा ये स्लेटर्स कांस्टेंट है। ठीक है, सिग्मा को हम स्लेटर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये मेरा स्लेटर्स कांस्टेंट है। ठीक है, ये सबके लिए भी हम निकालना भी सीखेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे सीखते हैं अब हम ऑर्डर, लिख लो ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट फॉर ऑर्बिटल्स। अब हम थोड़ा सा और जूम करके चलेंगे अंदर। ठीक है, तो यहां पर लिख लो एस ग्रेटर देन पी ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन एफ। तो ये मेरा क्या है, शील्डिंग पावर का ऑर्डर। मतलब क्या हो गया, मेरा सबसे ज्यादा एस शील्ड करता है, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। ठीक है, रीजन भी बताऊंगा। पहले ऑर्डर लिख लो। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखना है, कितनी शील्डिंग। समझ आ गया ना सबको, रीजन अपने आप ही समझ आ गया होगा, वैसे मैंने तुम्हें बता भी रखा है एटॉमिक में। ठीक है, एस वाला क्या होता है, ठीक है, एस वाला मेरा क्या होता है, एस वाला मेरा गोलू मोलू होता है। ठीक है, गोलू मोलू होता है। ठीक है, मोटू साहब वो क्या कहता है कि भाई मैं किसी के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जाने ही नहीं दूंगा। ठीक है, तो वो मेरा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शील्ड कर देता है। मतलब क्या हो गया, अगर मैं 2s और 2p की बात कर रहा हूं ना, तो जो मेरा 2s है वो शील्ड ज्यादा करेगा। ठीक है, और वो 2p तक नहीं पहुंचने देगा। ठीक है, और ये दोनों मिलके थर्ड शेल तक नहीं पहुंचने देंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं 2s और 2p में, मेरा 2s ज्यादा शील्ड करेगा। ठीक है, इतनी बात समझ गए, ये तो मैंने तुम्हें समझा भी रखा है एटॉमिक में, तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब आगे पेनिट्रेटिंग पावर भी बताता हूं। ठीक है, अगली चीज क्या आती है, अगला मेरा ऑर्डर होता है एस, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। ये मेरा किसका होता है, पेनिट्रेशन पावर। अब पेनिट्रेशन पावर क्या होती है वो समझ लो, कुछ भी नहीं है, पेनिट्रेशन पावर अट्रैक्शन ही होता है। मतलब कि कौन न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, और तुम्हें अच्छे से पता है, मैंने तुम्हें बताया था एस ज्यादा पास होता है, फिर पी होता है, फिर डी, फिर एफ। 2s और 1s में ज्यादा कौन शील्ड करेगा बेटा, 1s ज्यादा अंदर है तो वो ज्यादा शील्ड करेगा ना, 2s तो बाहर वाली शेल के। ठीक है, तो पेनिट्रेशन पावर कुछ भी नहीं है, वो बस एक अट्रैक्शन होता है। ठीक है, मतलब कि जो ज्यादा अट्रैक्टेड होगा न्यूक्लियस से, वो उसकी ज्यादा पेनिट्रेशन पावर होगी। ठीक है, तो हमारा एस सबसे ज्यादा होता है पेनिट्रेशन पावर, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। समझ गए इतनी बात।
ठीक है, तो पेनिट्रेशन पावर और शील्डिंग पावर एक तरह से एक दूसरे के साथ ही चलते हैं। ठीक है, जो सबसे ज्यादा शील्ड कर रहा है वो सबसे ज्यादा न्यूक्लियस के अंदर ही घुसा होता है। पेनिट्रेशन का मतलब ये होता है ना कि चीर फाड़ के अंदर घुस जाए। ठीक है, तो वो क्या हो गया, मेरा जो न्यूक्लियस है एस ऑर्बिटल है, मैंने तुम्हें बताया था कि वो क्या होता है, न्यूक्लियस के ज्यादा पास होता है। क्यों ज्यादा पास होता है, देखो पास का भी तुमने वैसे तुम्हें याद करो, मैंने तुम्हें डायग्राम बनवाए थे उसमें तुमने साफ साफ देखा था, न्यूक्लियस के जस्ट बाहर निकलते ही मेरे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एस ऑर्बिटल के लिए सबसे ज्यादा होती है। लेकिन पी ऑर्बिटल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी दूर जाकर मेरी बढ़ती है। लेकिन एस में मेरा क्या होता है, न्यूक्लियस के बाहर निकलते मेरी ऐसी डेंसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि वो क्या इलेक्ट्रॉन के ज्यादा पास रहना चाहते हैं। ठीक है, अगली बात क्या होती है, एक और ऑर्डर लिख लेना, एस ग्रेटर देन पी ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन एफ। ये किसका ऑर्डर है, डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल्स का। ठीक है, तो डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं पहले वो देखते हैं। ठीक है, डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल शील्डिंग पार्ट से अपोजिट होते हैं। ठीक है, समझ रहे हो, ये अपोजिट है। अपोजिट कैसे, देखो डिफ्यूज का मतलब होता है कि कौन कितना फैला हुआ है। ठीक है, मतलब कि कुछ उसके अंदर कंट्रोल ही नहीं है, शरीर कहीं से भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन जो एस होता है, देखो एस क्या होता है, एस मेरा गोलू मोलू है लेकिन वो चारों तरफ से बराबर फैला हुआ है। समझ रहे हो, मतलब कि सिमिट्री दिख रही है तुम्हें। लेकिन पी में क्या होता है, वो धीरे धीरे फैलता है। ठीक है, मतलब क्या होता है, और जो डी है मेरा वो किस कहीं पर भी देखो कैसे फैला हुआ है, मतलब कोई सिमिट्री ही नहीं है। डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल्स का मतलब क्या होता है कि कौन कितना, एक तरह से लगा लो कि कंसंट्रेटेड है। ठीक है, तो डी मेरा सबसे ज्यादा, एस मेरा सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है, फिर पी होता है, फिर डी होता है। ठीक है, तो डिफ्यूज का ये होता है। मयंक, अट्रैक्शन का मतलब क्या है, अट्रैक्शन का मतलब है कौन न्यूक्लियस के ज्यादा पास रहना चाहता है। और मैंने तुम्हें एटॉमिक में बताया था, एस मेरा ज्यादा पास होता है, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। ये तो मैंने तुम्हें अच्छे से समझाया था, याद करो। मैंने बताया था एस इलेक्ट्रॉन क्या कहेंगे कि भाई मैं पी तक पहुंचने ही नहीं दूंगा उसको, और डी तक तो बिल्कुल नहीं पहुंचने दूंगा। तो एस जो होते हैं वो पूरा घेर लेते हैं, जहां मैंने पंचायत बिठाई थी। ठीक है, तो मेरा क्या हो गया, सबसे ज्यादा डिफ्यूज मेरे ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं, एफ वाले होते हैं, मतलब ज्यादा फैले हुए हैं। ठीक है, जो सबसे सिमेट्रिकल होते हैं वो सबसे कम डिफ्यूज होते हैं। बेटा डिफ्यूज का मतलब है जो सबसे ज्यादा फैला हुआ बेफालतू का, वो सबसे ज्यादा डिफ्यूज होता है। तो एफ ऑर्बिटल सबसे ज्यादा डिफ्यूज है मेरे। ठीक है, एस मेरे सिमेट्रिकल है तो ये डिफ्यूज नहीं है। ठीक है, तो ये लेस डिफ्यूज है, ये मैक्सिमम डिफ्यूज है। बेटा कोई डेफिनेशन नहीं होती, बस ये तुमसे पूछा है डिफ्यूज क्या होता है। डिफ्यूज का मतलब क्या हो गया कि वो कौन बेफालतू में, मतलब अनसिमेट्रिकली सा मतलब फैला हुआ है। ठीक है, मतलब कंसंट्रेटेड नहीं है एक जगह पे। एस में तो सारा कंसंट्रेटेड होता है। ठीक है, तो ज्यादा डिफ्यूज मेरा एफ होता है, सबसे कम एस होता है। ठीक है बेटा, इसके और इनके साइन अपोजिट है। ठीक है, मतलब पेनिट्रेशन और शील्डिंग के सेम साइन है, डिफ्यूज उसका उल्टा है। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, एस का मेरा पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा है, शील्डिंग भी सबसे ज्यादा है, लेकिन डिफ्यूज सबसे कम है वो। ठीक है, एफ जो सबसे कम शील्डिंग पावर है, सबसे कम पेनिट्रेशन पावर है, लेकिन डिफ्यूजन सबसे ज्यादा है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द स्लेटर्स कांस्टेंट। रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द स्लेटर्स कांस्टेंट, जो कि है मेरा सिग्मा। ठीक है, तो अब हम रूल्स पढ़ेंगे स्लेटर कांस्टेंट निकालने के। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है, रूल्स पढ़ने हैं हमें स्लेटर्स कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले उसके रूल्स पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला रूल क्या है, सबसे पहला रूल क्या है, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गिवन एलिमेंट। ठीक है, मतलब हमें उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हमें सही तरीके से लिखनी है। सही तरीका क्या है, देखो 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 3d, फिर 4s, फिर 4p, फिर 4d। मतलब क्या हो गया, हमें यहाँ पर वही वो ऑर्डर में लिखना है जिसको ऑर्बिटल में उनका n का नंबर है। समझ रहे हो ना, मैं तुम्हें सिखा रखा है। ठीक है, और उनको मैं कैसे कर लेना, देखो मैं 1s को एक मान सकता हूँ, 2s 2p को एक मानूंगा,
ठीक है 3s3p को एक, 3d को मैं थोड़ा अलग मानता हूँ, रीजन बताऊंगा, ठीक है इनको एक मानता हूँ और इनको एक मानता हूँ, ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है मतलब क्या होगा 1s तो अकेला है, 2s2p एक बिरादरी में आ जाएंगे, 3s3p एक में, 3d को थोड़ा अलग मानते हैं। बेटा इलेक्ट्रॉन तो हम वैसे ही भरेंगे, भरना वैसे ही है, लिखना ऐसे है बस, समझ रहे हो ना, मैंने तुम्हें बताया था कि लिखते हम इस ऑर्डर में है। बेटा मैं तुम्हें बताऊंगा इसी ऐसा क्यों है। बेटा मैं 3d को अलग इसलिए लिखा है क्योंकि देखो हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं सिग्मा की, सिग्मा की वैल्यू का मतलब क्या हो गया, हम हर एक इलेक्ट्रॉन की, मतलब देखो ये मेरा s ऑर्बिटल है, ये मेरा क्या है p ऑर्बिटल है, ठीक है ये मेरा क्या है d ऑर्बिटल है, ठीक है तो मतलब क्या हो गया, अगर मेरा इस इलेक्ट्रॉन में जा मेरा मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर इस ऑर्बिटल में जा रहा है s ऑर्बिटल में, तो वो कितना शील्ड करेगा न्यूक्लियस को, इस इलेक्ट्रॉन में जा रहा है तो कितना शील्ड करेगा, इस ऑर्बिटल में जा रहा है तो कितना शील्ड करेगा, ठीक है तो जब इस ऑर्बिटल में जाएगा इलेक्ट्रॉन तो उसकी वैल्यू कुछ और होगी ना एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि तुम्हें पता है जो डी ऑर्बिटल होता है वो कम शील्ड करते हैं, ये ज्यादा करते हैं, ठीक है तो इनकी इसकी वैल्यू क्या होती है डी की इनसे अलग होती है, इसलिए हम उसको अलग करते हैं, ठीक है ठीक है अभी लिख लो, बस रूल लिखो, तुम्हें समझ आ जाएगा कि मैं क्यों बता रहा हूं, पहले रूल्स तो लिखो। लेकिन बेटा पी और एस के लिए हम लगभग सेम ही आती है, ठीक है डी का अलग ही कुछ करता है। हाँ बेटा पी की भी अलग होती है, लेकिन पी और एस की लगभग सेम होती है, ठीक है क्योंकि एक्सपेरिमेंटल निकालते हैं, डी की अलग होती है। बाकी बस ये तुम समझ लो कि इसका रिलेशन अभी मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है थोड़ा वेट करो, पहले रूल्स तो लिखो, हमेशा मैं रूल्स लिखवाने के बाद ही करता हूँ ना। बेटा ये बस मैंने एरो, इसका मतलब ये है कि इनको एक ही, मतलब मान लो कि ये दोस्त है अच्छे, तुम्हें खुद को भी पता है 3D हमेशा 4s के बाद भरा जाता है, तो 3D तो वैसे एक्चुअली में यहाँ आना चाहिए था, ठीक है तो ये मेरा क्या बेटा आगे 4f आ जाएगा, ठीक है अभी बस हमें इतना ही जरूरत है। बेटा यहाँ पर बस मैं ये बता रहा हूँ कि इनको तुम एक दोस्त अच्छे मान के चलो, ठीक है 3D तुम्हें पता है 3D तो इनके साथ रहता ही नहीं है, वो तो 4s के बाद आता है, बस ये इसका मतलब कुछ और है, अभी तुम्हें मैं रीजन बताऊंगा, तुम अभी चाहे ना लगाओ, तुम 1 मिनट रुकते नहीं हो, बस तभी मैं रूल्स बता रहा हूँ, रूल्स में बाद में तुम्हें समझाता हूँ, ठीक है उसके बाद अगला रूल क्या है, अगला रूल लिखो 4s&p इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ये मेरा क्या है रूल 2 का ए पार्ट, ठीक है 4s&p इलेक्ट्रॉन, ठीक है s और p इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करते हैं हम, जो मेरी सिग्मा की वैल्यू होगी, ठीक है जो सिग्मा की वैल्यू होगी वो क्या होगी 0.35 इंटू रिमेनिंग नेबरिंग इलेक्ट्रॉन्स। अभी अप्लाई करके दिखाऊंगा, अभी ना पूछने लग जाना कि सर ये क्या मतलब है, अप्लाई करूंगा, पहले लिखो प्लस 0.85 इंटू इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है फिर प्लस 1 इंटू रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, पहले ही लिख लो, अभी मैं तुम्हें इसका लॉजिक समझाऊंगा। बेटा नोट सारे भेजूंगा, रोज भेजता हूँ, तुम उस चीज की टेंशन ना लो, नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे, तुम अभी समझने पे ध्यान दो। इसका बी पार्ट क्या है मेरा, फॉर डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है डी और एफ इलेक्ट्रॉन के लिए हम कैसे निकालेंगे, ठीक है जो मेरा सिग्मा होगा वो क्या होगा 0.35 इंटू रिमेनिंग डी इलेक्ट्रॉन्स या डी सबशेल इलेक्ट्रॉन्स या डी सबशेल, या जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, ठीक है डी सबशेल, और जिसकी भी बात कर रहे हैं या हम रिमेनिंग एफ सबशेल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जिसकी बात कर रहे हैं हम, या ये हो जाएगा या ये हो जाएगा, ठीक है प्लस 1 इंटू रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। बेटा अभी तुम्हें बस लिख लो इसको, पहले लिखो, लिखो पहले इसको, बहुत इजी है, अभी पहले लिख लो, तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा, ठीक है एक और लिख लो, एक एक्सेप्शन बना के लिख लेना, एक्सेप्शन मान लो या इसको कुछ मान लो, एक्सेप्शन मान लो कि थोड़ा अलग होता है, ठीक है फॉर 1s इलेक्ट्रॉन, ठीक है सिग्मा इज इक्वल टू 0.3, ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मैं बेसिक सा एग्जांपल लेता हूं, ठीक है एक बेसिक सा एग्जांपल लूंगा, मान लो मेरा लिथियम क्या है, लिथियम का Z क्या होता है 3 होता है, ठीक है तो उसके लिए अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या आएगी 1s2 2s1,
ठीक है, तो 1:2s1 होगी। अगर अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूं, अगर मैं सिंपली बोलता हूं कि इस पे Z इफेक्टिव क्या होगा, तो तुम अपने आप मानोगे मैं सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन एग्जामिनर मार्क्स हमेशा तुमसे क्या बोलेगा कि Z इफेक्टिव निकाल लो 2s इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है, वो हमेशा बताता होता है। बेटा मैंने क्या बताया है, Z मेरा 3 है, ठीक है, तो मेरी इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1:2s1, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया, बस तुम्हें अब मैं अगर तुम्हें बोलता हूं मुझे Z इफेक्टिव बताओ 2s इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है, एक बात बताओ, अगर मुझे इस पे 2s इलेक्ट्रॉन पर क्या निकालना है, Z इफेक्टिव निकालना है, ठीक है, अगर मुझे 2s इलेक्ट्रॉन पे Z इफेक्टिव निकालना है, ठीक है, तो अब देखो खुद देखो, अगर मुझे Z इफेक्टिव इस पे निकालना है, तो एक बात बताओ, मान लो ये मेरा 1s है, ठीक है, 1s मतलब क्या हो गया, ये वाला, इसमें मेरे 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और बाहर वाली में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब एक बात बताओ, इस पर ये खुद को ही शील्ड करेगा, बताओ आंसर दो। ये अपने ऊपर तो कोई शील्डिंग इफेक्ट शो नहीं करेगा, नहीं, मतलब क्या, उस पर शील्ड कौन करेंगे, एक ये करेगा एक ये करेगा, तो मतलब क्या हो गया, इस पे अगर मुझे शील्डिंग इफेक्ट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, देखो, तो इसके अंदर मैं अगर सिग्मा निकालूंगा तो सिग्मा मेरा क्या हो जाएगा, इस रूल पे आ जाओ, मेरा ये रूल क्या कहता है कि अगर मेरा एस और पी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसके अंदर मुझे अगर सिग्मा निकालना है तो मेरा क्या हो जाता है 0.35 इंटू रिमेनिंग नेबरिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बस ये समझ लो, फिर हम अगली क्लास, क्या टाइम हो गया,